हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूरोक्रेट्स फैक्ट्री। मेरा नाम है वरुण प्रधान और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। तो यदि आप सीबीआई एपीपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी या अन्य सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। हम इसे 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं और ये हमारा पहला पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो हमारे देश की अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है जो किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं होती है और इसका काम है सेंट्रल एजेंसीज़ में, सेंट्रल अथॉरिटीज़ में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना ताकि करप्शन फ्री होकर वो सारी अथॉरिटीज़ काम करें। ठीक है। और विजिलेंस का मतलब होता है इंश्योरिंग क्लीन एंड प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन टुवर्ड्स अचीविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है। तो यदि विजिलेंस नहीं होगा तो इससे वेस्टेज होगा, लॉस और इकोनॉमिक डिक्लाइन भी होगा। ठीक है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और आइए हम देखते हैं कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है सीवीसी का। तो फ्रेंड्स, 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सेटअप किया था गवर्नमेंट ने संथनाम कमेटी के रिकमेंडेशन पर। तो प्रिलिमिनरी का एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस कमेटी ने सीवीसी के एस्टेब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन दी थी। तो वो है संथनाम कमेटी और 1964 में सीवीसी सेटअप हो रही है। ऑलराइट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में विनीत नारायण एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के केस में कहा था कि सीवीसी का रोल एक सुपीरियर रोल होगा। ठीक है। और इसलिए सीबीआई को सबऑर्डिनेट किया गया था सीवीसी के, है ना। तो सीवीसी को दिया गया सुपरवाइजरी रोल ओवर सीबीआई। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा, इस केस का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। 1998 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस प्रोम्युलगेट किया जिससे सीवीसी को एक स्टैच्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया और इसी ऑर्डिनेंस में ये बात कही गई कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम सीबीआई के नाम से जानते हैं, उस पर सीवीसी का सुपरिटेंडेंस होगा और जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस पेंडिंग हैं उनको भी रिव्यू करने का काम सीवीसी करेगी। लेकिन किन केसेस में? ऐसे केसेस में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से डील करते हैं। ठीक है। तो सीबीआई यदि ऐसे किसी मामले की जांच कर रही है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से डील करते हैं तो उन पर सुपरिटेंडेंस किसका होगा? सीवीसी का होगा। ठीक है। और इस कमीशन को स्टैच्यूटरी स्टेटस मिला 2003 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट से। हमारे देश की पार्लियामेंट ने इस एक्ट को बनाया और सीवीसी को बना दिया एक मल्टी मेंबर बॉडी जिसमें होंगे एक चेयरपर्सन और 2 विजिलेंस कमिश्नर। इनको अपॉइंट कौन करेगा? इनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट बन जाता है और इसके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक रीसेंट केस में 2003 के श्री सत्येंद्र दुबे जो कि एक विसिल ब्लोअर थे, उनके डायरेक्शन पर विसिल ब्लोअर्स के लिए एक लॉ भी इनेक्ट किया गया। तो ये भी इसी का एक फर्दर मैनिफेस्टेशन हो जाता है। ठीक है। और ऐसे कई सारे लेजिस्लेशन से समय समय पर सीवीसी के लिए एक्स्ट्रा पावर्स दिए गए हैं हमारे देश की संसद द्वारा, है ना। 2013 में पार्लियामेंट ने एक लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट पास किया था। ठीक
ठीक है। इस एक्ट ने सीवीसी एक्ट को अमेंड किया, जिसमें कमीशन को ये पावर दी गई कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है उन कंप्लेंट्स पर जो लोकपाल द्वारा सीवीसी को रेफ़र की जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो सीवीसी से डील करता है, ठीक है। और सीवीसी का अपना खुद का सेक्रेटेरिएट होता है, उसके टेक्निकल विंग्स होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज को फैसिलिटेट करते हैं। और सीवीसी जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए दो अथॉरिटीज़ पर डिपेंडेंट होता है, दो एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ या दो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जो सीवीसी के बिहाफ पर इन्वेस्टिगेट करती हैं। पहली है सीबीआई और दूसरी है सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ बैकग्राउंड था। अब आइए आगे बढ़ते हैं और हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है जो शॉर्ट टाइटल एंड एनैक्टमेंट की बात करता है। तो ये कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। सेक्शन 2 डेफिनीशंस की बात करता है और 2A में प्रोवाइडेड है सीवीसी की डेफिनीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन होता है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज द कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4, ठीक है। एक इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कहाँ पर अपॉइंट होते हैं, तो वो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 में प्रोवाइडेड है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कमीशन। तो कमीशन का सिंपल सा मीनिंग है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट होती है अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3। तो एक और इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सीवीसी का कॉन्स्टिट्यूशन किस सेक्शन में दिया हुआ है, सो दैट इज सेक्शन 3 क्लॉज 1, ठीक है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट मीन्स Delhi Special Police Establishment Act constituted under subsection 1 of section 2 of DSPE Act 1946। इसको भी आप याद रखेंगे। इस एक्ट को हम अगले लेक्चर में समझने वाले हैं। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है जो कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट कंपनी का मीनिंग है वही सेम मीनिंग होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब का मतलब है प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। एंड अगली डेफिनेशन है विजिलेंस कमिश्नर की। तो विजिलेंस कमिश्नर का मीनिंग वही होगा जो अपॉइंट होते हैं सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 में, ठीक है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर दोनों ही सेक्शन 4 के क्लॉज 1 में अपॉइंट होते हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 शुरू होता है सेक्शन 3 से। लंबा चौड़ा एक सेक्शन आप देख पा रहे होंगे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल भाषा में इसको हम समझें तो 1999 में जो ऑर्डिनेंस के बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था वो अब ऑपरेटिव नहीं होगा इस एक्ट के बनने के बाद, ठीक है। और उसको रिप्लेस करेगा 2003 के एक्ट से बनने वाला सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सिर्फ इतनी सिंपल सी बात ये कह रहा है कि 1999 के ऑर्डिनेंस से जो सीवीसी बना था अब वो ऑपरेटिव नहीं रहेगा और उसके सारे पावर्स एंड फंक्शंस अब ये कमीशन एक्सरसाइज करेगा। ऑलराइट, तो थर्ड सेक्शन का क्लॉज 2 देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीवीसी की बात करता है। सीवीसी में कौन कौन होगा? तो सबसे पहले एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा जो कि सीवीसी का चेयरपर्सन होगा एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर एज द मेंबर्स ऑफ सीबीसी। सो इट इज बेसिकली अ 3 मेंबर बॉडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
क्लॉज 3 देखते हैं। द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड द विजिलेंस कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स पर्सन ए हु हैव बीन और आर इन ऑल इंडिया सर्विसेज or any civil services of union or in a civil post under union having knowledge and experience in matters relating to vigilance, policy making and administration including police administration। और दूसरा, who have held office or are holding office in corporation established by or under any central act or government company owned or controlled by central government and person who have expertise and experience in finance including insurance, banking, law, vigilance and investigation। इन दो तरह के लोगों को कमिश्नर, विजिलेंस कमिश्नर और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा। पहले कौन? वो लोग जो ऑल इंडिया सर्विसेज या सिविल सर्विसेज में हैं यूनियन गवर्नमेंट की, या फिर ऐसे लोग जो कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हैं किसी कॉरपोरेशन में या फिर किसी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी में। लेकिन एक प्रोविजियो यहाँ पर दिया हुआ है, वो कहता है कि नॉट मोर देन 2% शैल बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ पर्सन रेफर्ड ईदर इन क्लॉज 1 और क्लॉज बी। यानी कि क्लॉज ए और क्लॉज बी में जो कैटेगरीज दी हुई हैं, 2 से ज़्यादा लोग सेम कैटेगरी को बिलोंग नहीं करेंगे। यानी कि मैक्सिमम 2 मेंबर ऑल इंडिया सर्विस के हो सकते हैं, या मैक्सिमम 2 मेंबर सिविल सर्विस के हो सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 2 मेंबर्स कॉरपोरेशन से हो सकते हैं। तीनों मेंबर टाइप ए या टाइप बी के नहीं होंगे ताकि डाइवर्सिटी रह सके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। और क्लॉज 4 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ सेक्रेटरी टू कमीशन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट डीम्स फिट टू एक्सरसाइज सच पावर्स एंड डिस्चार्ज सच ड्यूटीज एज द कमीशन में बाय रेगुलेशंस स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो इसमें याद रखने वाली बात 2 है कि एक सेक्रेटरी भी होगा सीवीसी का जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, दैट इज 8। आगे बढ़ते हैं और अगला क्लॉज देखते हैं, क्लॉज 5। CVC and other Central Vigilance Commissioner and the other Vigilance Commissioner and the Secretary appointed under the Central Vigilance Commission Ordinance 1999 or the resolution of government etc. shall be deemed to have been appointed under this act। यानी कि पहले जो गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन से सीवीसी बनी थी या फिर ऑर्डिनेंस से जो सीवीसी बनी थी, उनके लोगों, उनमें जो मेंबर्स होंगे यही माना जाएगा कि वो इस एक्ट के अकॉर्डेंस में मेंबर बने हैं। ठीक है। और एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है टर्म ऑफ ऑफिस को लेकर। तो टर्म ऑफ ऑफिस उस दिन से इफेक्ट में आएगा जिस दिन से वे अपने ऑफिस में एंटर हुए होंगे, विजिलेंस कमिश्नर या सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और छठवीं और बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कह रहा है द हेडक्वार्टर ऑफ द कमीशन शैल बी एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर होगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर्स। तो एक पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन 4 से बन सकता है, वो ये है सीवीसी के कमिश्नर और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? वो अपॉइंट करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है। लेकिन एक प्रोविजियो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये अपॉइंटमेंट होगा रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी पर। एक कमिटी रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट साहब को अपॉइंटमेंट के लिए। तो कौन कौन होगा उस कमिटी में? सबसे पहला नाम है द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी, द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एज द मेंबर ऑफ कमिटी एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन दी हाउस ऑफ पीपल। यानी कि लोकसभा में जो विपक्ष के लीडर होंगे
वो भी मेंबर होंगे। तो ये 3 मेंबर कमेटी रिकमेंडेशन करती है। और एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, यदि हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट खाली है, तो जो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप होगा ऑपोजिशन में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी जो होगी, उसके लीडर को इस कमिटी का मेंबर बना दिया जाएगा। ठीक है। क्लॉज 2 कहता है नो अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और अ विजिलेंस कमिश्नर शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ वैकेंसी इन द कमिटी, यानी कि कमिटी में यदि एक कोई मेंबर वैकेंट है तो इनवैलिड नहीं माना जाएगा अपॉइंटमेंट। ठीक है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ। सेक्शन 5 जो है वो टर्म्स एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस बताता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की। ये कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 and 4 ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर शैल होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 years। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। 4 years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier। तो इनका टेन्योर या तो 4 साल का होगा या फिर 65 वर्ष की आयु यदि इनकी कंप्लीट हो जाए तो इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक बार जब अपने ऑफिस को लीव करेंगे, जैसे ही सीज करेंगे, ही शैल बी इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन द कमीशन। दूसरी बार इनका अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। क्लॉज 2 विजिलेंस कमिश्नर के टर्म की बात करता है, तो इनका टर्म भी 4 years होता है ऑफिस के एंटर होने में, लेकिन रिटायरमेंट एज थोड़ी सी डिफरेंट है, दैट इज अगेन 65 years। ठीक है। 65 years ही है। तो विजिलेंस कमिश्नर और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर दोनों का टर्म ऑफ ऑफिस सेम होगा, लेकिन प्रोवाइडेड है विजिलेंस कमिश्नर ऑन सीजिंग टू होल्ड द ऑफिस शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है। एक विजिलेंस कमिश्नर को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है, बट प्रोवाइडेड फर्दर कि ये जो टर्म होगा एग्रीगेट में 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। नॉट मोर देन 4 years इन एग्रीगेट एज विजिलेंस कमिश्नर एंड द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, यानी कि एक विजिलेंस कमिश्नर को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों का टर्म मिलाकर 4 years से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज 4 देखते हैं। द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर मे बाय राइटिंग हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि कमिश्नर्स किसको रिज़ाइन करते हैं, तो वो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करते हैं। 5th क्लॉज इनके रिमूवल की बात करता है और वो कहता है कि रिमूवल का प्रोसीजर वही होगा जो सेक्शन 6 में प्रोवाइडेड होगा। ये भी इनकी टर्म एंड कंडीशन में इंक्लूडेड है। 6th क्लॉज जो है वो कहती है कि on ceasing to hold the office, the Central Vigilance Commissioner and every other Vigilance Commissioner shall be ineligible for any diplomatic assignment, appointment as administrator of Union Territory, or such other assignment or appointment which is required by law to be made by President under his hand and seal। यानी कि ये एक डिप्लोमेट नहीं अपॉइंट हो सकते हैं, किसी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते हैं, इन सबको बार किया गया है। बी कहता है फर्दर एम्प्लॉयमेंट टू
एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में किसी भी लाभ के पद को, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ये होल्ड करने के लिए इनएलिजिबल होंगे। ठीक है। क्लॉज 7 सैलरी और अलाउंसेस की बात करता है और ये बताता है कि द सैलरी एंड अलाउंसेस पेएबल टू एंड अदर कंडीशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर शैल बी सेम एज दैट ऑफ चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और विजिलेंस कमिश्नर्स जो होंगे उनकी सैलरी और सर्विस ऑफ कंडीशन सेम होगी मेंबर ऑफ यूपीएससी। ठीक है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और विजिलेंस कमिश्नर को मेंबर ऑफ यूपीएससी के बराबर सैलरी मिलेगी। ठीक है। एक प्रोविजन यहाँ पर दिया हुआ है, वो सिंपल सी बात ये कर रहा है कि यदि ऑलरेडी वो किसी और ऑफिस को होल्ड करते थे और उससे उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो रहे हैं, पेंशन्स मिल रही हैं, तो वो पेंशन इनकी पेंशन में से डिडक्ट कर दी जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया था या हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर कौन लोग होते हैं, ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर्स या फिर सेंट्रल सर्विसेज के मेंबर या फिर गवर्नमेंट कंपनीज़ में जो पोस्ट होल्ड कर रहे थे, तो उनको उस पोस्ट की भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, पेंशन एक्सेट्रा मिलती है, तो वो इसमें से डिडक्ट कर ली जाएगी। इस पेंशन से डबल पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है। और एक और बात ये कह रहा है कि सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन पेएबल टू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर shall not be varied to his disadvantage after his appointment। यानी कि एक बार ऑफिस होल्ड करने के बाद इनकी सैलरी डिडक्ट नहीं की जा सकती है। ये प्रोविज़न दिया गया है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को इंश्योर करने के लिए। ठीक है। पार्लियामेंट चाहे तो सीवीसी एक्ट में अमेंडमेंट करके सैलरीज इनकी कम कर सकती है, ऑफ कोर्स कर सकती है, बट नॉट ड्यूरिंग देयर होल्डिंग ऑफ ऑफिस। यानी कि आप कर दीजिए लेकिन उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, आगे से वो इफेक्ट में आएंगी। ठीक है। ये था प्रोविजियो। आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 6 देखते हैं जो रिमूवल की बात करता है। ठीक है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर को कैसे हटाया जाएगा और कौन हटाएगा, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है प्रेसिडेंट इनको हटाते हैं। द ग्राउंड फॉर द रिमूवल इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है। ये दो ग्राउंड हैं, ये ग्राउंड भी पूछे जा सकते हैं। एंड द प्रोसीजर इज दैट सुप्रीम कोर्ट ऑन रेफरेंस मेड टू इट बाय प्रेसिडेंट। यानी कि ये जो प्रूव होगा कि मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है, ये कौन प्रूव करेगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कैसे, एक इंक्वायरी कंडक्ट कराएगा और फिर बताएगा कि सच पर्सन ought to be removed on such ground, and after such reference of Supreme Court the President shall remove such person from the post of Central Vigilance Commissioner और Vigilance Commissioner। ठीक है। और क्लॉज 2 कहता है कि जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होगा प्रेसिडेंट मे सस्पेंड फ्रॉम ऑफिस। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को जिस पर ये इंक्वायरी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे व्यक्ति को प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं और रोक सकते हैं इंक्वायरी को अटेंड करने से भी। ठीक है। ये था 6 का क्लॉज 2। 6th सेक्शन का क्लॉज 3 कहता है या सब सेक्शन 3 कहता है नथिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 द प्रेसिडेंट मे
by order remove from office the Central Vigilance Commissioner or Vigilance Commissioner if he is an adjudged insolvent, he has been convicted of an offence which in the opinion of central government involves moral turpitude, कोई नैतिक अपराध के लिए सिद्ध दोष हैं, सज़ा उन्हें सुना दी गई है, किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हो जाते हैं आउट ऑफ हिज ऑफिस, या फिर प्रेसिडेंट की ओपिनियन में द पर्सन इज unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body, या फिर लास्ट पॉइंट कहता है has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as Central Vigilance Commissioner or a Vigilance Commissioner। कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट कहीं से अराइज हो गया है जिससे उनकी ड्यूटीज पर प्रेजुडिस हो सकता है, एडवर्स अफेक्ट आ सकता है, तो प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं। ठीक है, और आखिरी यानी कि सब सेक्शन 4, इफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एनी विजिलेंस कमिश्नर इज और बिकम्स इन एनी वे कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी contract or agreement made by or behalf of government of India or participate in any way in any profit thereof or in any benefit of emolument arising therefrom, otherwise than as the member and in common with other members as incorporated company, he shall for the purpose of subsection 1 shall be deemed गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर। यानी कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर एग्रीमेंट हो रहा है उसमें ये इंटरेस्टेड हैं, उसमें इनका कुछ इंटरेस्ट है, तो उसको माना जाएगा कि ये मिसबिहेवियर है, क्योंकि ये मॉनेटरी बेनिफिट्स ले रहे हैं अपने ऑफिस का। ठीक है, सेक्शन 7 जो है बहुत ही सिंपल सी बात करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द कमीशन मेक रूल्स विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टाफ ऑफ कमीशन एंड देयर कंडीशन ऑफ सर्विस। ठीक है, ये 7 सेक्शन जो है वो ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो रूल्स बनाए, लेकिन वो इन रूल्स को बनाते हुए कमीशन को कंसल्ट करेगा। हमने शुरू में देखा था एक टेक्निकल विंग भी होता है और भी कई तरह के ऑफिसर्स या स्टाफ सीवीसी में होते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट का पार्ट 1 था, जिसमें हमने सेक्शन 1 से 7 तक कवर किया। अगले पार्ट में हम आगे के सेक्शंस कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट इस पार्ट से है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल द ब्यूरोक्रेट्स फैक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी CBI APP या फिर दूसरे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हम जल्दी पार्ट 2 के साथ दोबारा मिलेंगे। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।